आदाब नाजरीन, यह समय न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आलमी समय। खबरनामे के साथ हाजिर हूं मैं रेशमा आफ्ताब। सबसे पहले नजर डालते इस वक्त की अहम खबरों की सुर्खियों पर। प्रस्तुत करते हैं केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मोदी कैबिनेट की पहली तौसी आज, 20 नए वुज़रा ले सकते हैं हलफ। मुख्तार अब्बास नकवी हो सकते हैं मुस्लिम चेहरा। मुमकिना वुज़रा को 10 बजे मोदी देंगे चाय पार्टी। कैबिनेट तौसी में शिवसेना के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। देर रात तक चला मुलाकातों का दौर। महाराष्ट्र इशू को लेकर बीजेपी का रुख साफ देखना चाहते हैं उद्धव। दारुल उलूम देवबंद ने भी की मोदी की सफाई मुहिम की तायीद। कहा इस्लाम में सफाई पर दिया गया है खास जोर। वेंकैया नायडू ने दारुल उलूम को लिखा था खत। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा एक रोजा मैच आज हैदराबाद में होने। खिलाड़ियों ने बहाया जमकर पसीना। सीरीज में 2-0 से आगे है टीम इंडिया। और अजीम शायर व मुफक्किर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश आज। आलमी यौम उर्दू के तौर पर मनाया जाता है शायर मशरिक का यौम पैदाइश। और अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबीना में आज पहली तौसी होने जा रही है, जिसमें 20 नए चेहरों के शामिल होने की खबर है। नए वुज़रा में बीजेपी के नायब सदर और राज्यसभा के एमपी मुख्तार अब्बास नकवी वाहिद मुस्लिम चेहरा हो सकते हैं। पीएमओ की तरफ से मुमकिना वुज़रा को फोन भी किया जा गया है और पीएम मोदी ने हलफ लेने से पहले उन्हें अपनी रिहाइशगाह पर चाय के लिए बुलाया है। जराये के मुताबिक जिन अराकीन पार्लियामेंट को पीएमओ से फोन आया है उनमें नकवी के अलावा हिमाचल से राज्यसभा एमपी जेपी नड्डा, बिहार के नवादा से रुकने पार्लियामेंट गिरिराज सिंह, पटना से रुकने पार्लियामेंट रामकृपाल यादव, चंद्रपुर से एमपी हंसराज अहीर, होशियारपुर से रुकने पार्लियामेंट विजय सांपला, अजमेर से एमपी सांवरलाल जाट, जयपुर देहात से एमपी राज्यवर्धन राठौर और यूपी के फतेहपुर से एमपी निरंजन ज्योति शामिल हैं। इसके साथ ही ओम बिरला, वीरेंद्र सिंह, अजय टमटा और रमेश बैस ने भी आज हलफ लेने का इम्कान है। हालांकि किस वुज़रा को कौन सा कलमदान मिलेगा ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन गोवा से साबिक वज़ीर आला मनोहर पर्रिकर का वज़ीर दिफा बनना तकरीबन तय है। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को हम पूरे तन मन और पूरी ताकत के साथ निभाएंगे। इसमें सूचना का भी तो हमें जानकारी नहीं, मैं तो भूटान में हूँ उस समय, लेकिन निश्चित तौर से पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ और गंभीरता के साथ और पूरी मेहनत के साथ निभाने का संकल्प लेकर के हम काम करते हैं। मरकजी कैबिनेट में होने वाली तौसी से कबल महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना के दरमियान दूरियां बनी हुई हैं। देर रात तक ऐसी खबर थी कि शिवसेना ने कैबिनेट में शामिल होने का फैसला कर लिया है और इस सिलसिले में पार्टी ने उद्धव के करीबी माने जाने वाले अनिल देसाई का नाम तकरीबन तय कर लिया था, पर महाराष्ट्र में इत्तेहाद पर इत्तेफाक राय न बन पाने के सबब शिवसेना ने अपना रुख सख्त कर लिया है। अनंत गीते ने पीएम मोदी और बीजेपी सदर अमित शाह से मुलाकात की, लेकिन बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद शिवसेना सदर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बीजेपी को लेकर उनकी पार्टी आज अपनी पोजीशन वाज़ेह कर देगी। शिवसेना ने कहा है कि महाराष्ट्र में वजारत का मसला सुलझे बगैर वो मरकजी कैबिनेट की तौसी में शामिल नहीं होंगे। इससे पहले सुरेश प्रभु को मरकजी कैबिनेट में शामिल करने को लेकर भी दोनों पार्टी में इख्तिलाफ है। बाद में शिवसेना ने बीजेपी को कह दिया है कि बीजेपी चाहे तो सुरेश प्रभु को बीजेपी के कोटे से वजीर बना सकती है। उधर बीजेपी ने लंबी जद्दोजहद के बाद गोवा के सियासी हालात पर काबू पा लिया है। लक्ष्मीकांत पारेसकर गोवा के नए वजीर आला बन गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत पणजी में उन्होंने ओहदे और राजदारी का हलफ उठाया। इससे कबल लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग में लक्ष्मीकांत पारेसकर के नाम की तजवीज पेश की गई, जिसकी तायीद फ्रांसिस डिसूजा ने की। इसके बाद मीटिंग में पारेसकर के नाम को इत्तेफाक राय से लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया। वाज़ेह है कि मनोहर पारेसकर के मरकज में आने के बाद डिप्टी सीएम डिसूजा ने किसी जूनियर को सीएम बनाने की जोरदार मुखालफत की थी। यहां तक कि डिसूजा के इस्तीफे की भी धमकी दे डाली थी, लेकिन पार्टी का रुख देखते हुए डिसूजा बैकफुट पर आ गए। Many congratulations, sir. Your first reaction to this new development? Thank you. I am very much happy to be unanimously elected to the post of Chief Minister of this state. So I accept the verdict of the MLAs who have elected
Mr. Lakshmin Parshekar is the Chief Minister. Sir, are you in all happy with the fairness. verdict? Are you happy with the verdict? Why? You have to, when the election's over, you have to accept the result. Where's the question of my unhappiness comes in? Huh? You see? So you will be the part of next cabinet ministry. I have to be, I feel. लक्ष्मीकांत पारेसकर गोवा बीजेपी के कद्दावर लीडरान में से एक हैं। पारीकर सरकार में लक्ष्मीकांत पारेसकर वजीर सेहत रह चुके हैं। 1989 से 1990 में लक्ष्मीकांत गोवा बीजेपी में सेक्रेटरी रहे हैं। इसके बाद 1994 से 1999 में गोवा के जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, जबकि 2000 से 2003 के लिए पहली बार गोवा बीजेपी के सदर मुंतखब किए गए। इसके अलावा साल 2010 से 12 तक दूसरी बार गोवा बीजेपी के सदर बने। लक्ष्मीकांत 2002 में पहली बार रुकन असेंबली मुंतखब हुए, जबकि 2007 में दूसरी बार रुकन असेंबली चुने गए। डिस्कशन होने के बाद, चयन होने के बाद जो उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सफाई मुहिम जारी है। बनारस के 2 रोजा दौरे के आखिरी दिन कल उन्होंने 80 घाट पहुंचकर सफाई मुहिम का आगाज किया था। उन्होंने खुद फावड़ा चलाकर घाट पर जमा सिल्ट साफ की। इस मौके पर मोदी ने सफाई मुहिम के लिए रियासत के 9 लोगों को नामजद किया। इनमें वजीर आला अखिलेश यादव, बीजेपी एमपी मनोज तिवारी के अलावा मारूफ क्रिकेटर मोहम्मद कैफ, सुरेश रैना और टीवी अदाकार राजू श्रीवास्तव के नाम अहम हैं। हर व्यक्ति सफाई करने के बाद 9 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है। जब मैंने दिल्ली में सफाई की थी तब 9 लोगों को नॉमिनेट किया था। आज दोबारा मैं विशेषकर उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए 9 लोगों को नॉमिनेट कर रहा हूं। एक है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान अखिलेश यादव, क्रिकेटर और नौजवानों को हमेशा जिनसे प्रेरणा मिलती है, ऐसे श्रीमान मोहम्मद कैफ, और पद्मश्री और संस्कृत के विद्वान ज्ञाता प्रोफेसर देवी प्रसाद द्विवेदी जी। इसी उत्तर प्रदेश की सौगात और टीवी कलाकार के रूप में और हास्य कलाकार के रूप में जिन्होंने एक विशेष स्थान पाया है, ऐसे श्रीमान राजू श्रीवास्तव जी। वर्तमान में नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा देने वाले क्रिकेटर सुरेश रैना जी। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने सफाई मिशन के लिए नॉमिनेशन पर पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। आदरणीय मोदी जी ने मेरा नाम स्वच्छता अभियान से जोड़ा है तो बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और मैं ये स्वच्छता को लेके पहले भी जागरूक था और इस बात को लेके मैं बहुत परेशान भी होता था। जब विदेशों में जाते थे प्रोग्राम करने तो वहां देखते थे इतनी सफाई है, सड़कें चमक रही हैं, कहीं गंदगी नहीं है, तो हम सोचते थे ऐसा अपने देश में कब होगा, कैसे होगा। वो समय आ गया है। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू ने मुल्क में इस्लामी तालीम के सबसे बड़े इदारे दारुल उलूम देवबंद से वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सफाई साफ हिंदुस्तान मुहिम में शामिल होने की अपील की है। नायडू ने दारुल उलूम के मोहतमिम मौलाना अबुल कासिम नौमानी को इस सिलसिले में बाकायदा खत लिखा है। दारुल उलूम ने खत मौसूल होने की तस्दीक कर दी है और वजीर आजम की इस मुहिम की तायीद की है। दारुल उलूम देवबंद के प्रेस तर्जुमान अशरफ उस्मानी ने मुल्क में फैली गंदगी पर अफसोस जाहिर किया है और कहा है कि इस्लाम में सफाई पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। दारुल देवबंद की इस अहमियत को समझते हुए कि दारुल जो बोलता है उसको पूरी दुनिया सुनती है, न सिर्फ सुनती है बल्कि उसको मानती भी है। हुकूमत हिंद ने एक खत लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि जो हुकूमत हिंद एक सफाई अभियान चला रही है उसमें हम उसका साथ दें, उसकी तायीद करें। हमने उसके जवाब में कहा है कि इस्लाम की तालीमात का ये बुनियादी उनसूर है कि सफाई और पाकीज़गी का ख्याल रखा जाए। लिहाजा हम पाकीज़गी और का ख्याल रखते हैं, सफाई का ख्याल रखते हैं। हमारे यहाँ अपना एक बाकायदगी से निज़ाम कायम है। हम ये कहते हैं कि ये जो मजहबी और समाजी उसूल है वो सिर्फ जिस्म और ज़ाहिरी सफाई तक नहीं बल्कि जहनों की सफाई तक भी जाना चाहिए। हमने कहा है कि इसको सियासत से पाक रखा जाए इस तहरीक को, और हम इसकी तायीद करेंगे। उधर वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सफाई मुहिम को धचका लगता नजर आ रहा है। उन्हीं की पार्टी के दिल्ली के सदर सतीश उपाध्याय की सफाई मुहिम को लेकर अपोजिशन जमातें काफी हल्ला कर रही हैं।
उनका कहना है कि बीजेपी लीडर से फोटो खिंचवाने के लिए सफाई का ड्रामा कर रहे हैं। जुमेरात को इंडिया इस्लामिक सेंटर में सतीश उपाध्याय साफ हिंदुस्तान मुहिम में झाड़ू लगाने पहुंचे थे, लेकिन कुछ तस्वीरों के जरिए दिखाया गया है कि पहले कूड़ा फैलाया गया और बाद में उसकी सफाई की गई, जिसे लेकर बीजेपी सतीश उपाध्याय से इस्तीफा मांग सकती है। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि पार्टी उपाध्याय पर कार्रवाई करने का फैसला कर रही है। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कुछ और खबरें। आप देखते रहिए आलमी समय। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। आलमी समय, सच की पहचान। वक्त के बाद आपका खैर मकदम है। यूपी कांग्रेस की सीनियर लीडर और साबिक रियासती सदर रीता बहुगुणा ने कहा है कि राज्यसभा इलेक्शन में एसपी से हिमायत लेने में कोई हर्ज नहीं है। उनका कहना है कि इत्तेहाद की सियासत चलती रहती है। वाज़ेह है कि कांग्रेस लीडर पीएल पुनिया को राज्यसभा में भेजने के लिए पार्टी ने समाजवादी पार्टी से हिमायत ली है। रीता बहुगुणा पार्टी की एक तकरीब में शरीक होने के लिए सहारनपुर में थी। पार्टी में क़यादत को लेकर हाल में कई सवाल उठ रहे हैं। कई सवाल रीता बहुगुणा जोशी से भी पूछे गए। हाल ही में दिग्विजय सिंह के इस बयान पर कि राहुल गांधी को पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए, रीता ने कहा कि ये पार्टी की राय नहीं है। झारखंड में असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए नामजदगी का अमल जारी है। वाज़ेह है कि दूसरे मरहले की पोलिंग 2 दिसंबर को होगी। पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। 15 नवंबर को पर्चों की जांच होगी और 17 नवंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। इस मरहले में 20 सीटों पर पोलिंग होगी। हम आपको बता दें कि पहले मरहले में 234 उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए हैं। पहले मरहले में 13 सीटों पर 25 नवंबर को पोलिंग होगी। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एक बार फिर से सीज फायर की खिलाफवर्जी की है। उरी सेक्टर के कमालकोट में हुई इस गोलीबारी में हिंदुस्तानी फौज का एक जवान शहीद हो गया है। इसके अलावा इस फायरिंग में एक खातून की मौत भी हो गई है। हिंदुस्तानी जवानों ने भी पाकिस्तानी फौज की फायरिंग का करारा जवाब दिया है। एक ही दिन में हिंदुस्तानी आर्मी पर यह दूसरा बड़ा हमला है। इससे कबल दहशतगर्दों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग गाड़ी को भी निशाना बनाया था। सैलाब से तबाह हुए जम्मू कश्मीर में बिजली सप्लाई का निजाम दुरुस्त करने के लिए पावर कारपोरेशन दिन रात मेहनत कर रहा है। सैलाब के सबब सूबे में पावर सप्लाई का निजाम दरम बरम हो गया था। पुंछ सेक्टर का ट्रांसफार्मर खराब होने की वजह से पूरा इलाका हफ्तों तारीकी में डूबा रहा। महकमे ने रोशनी के लिए राजौरी जिले से बिजली उधार ली थी। बिजली महकमे की मुसलसल कोशिशों का नतीजा है कि हाई और लो टेंशन लाइन ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। अब तक 11 किलोवाट वाले सब स्टेशन से बिजली सप्लाई शुरू हो चुकी है। पुंछ सेक्टर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मकबूल नायक ने बताया कि अगले 2 हफ्तों तक सेक्टर के 95% इलाकों में पावर सप्लाई शुरू हो जाएगी। डिपार्टमेंट ने जो है 5 सितंबर से ही वार फुटिंग पे काम शुरू किया और एसटीएलटी लाइनों को जो है वो दोबारा से रेस्टोरेशन उनकी की, सब स्टेशनों को दोबारा से जो है वो रिकंस्ट्रक्ट करना शुरू किया और 33 केवी लाइनों का भी काम जो है वो चल पड़ा। मुल्क में हुए कुछ बड़े फसादात पर सुरभि चोपड़ा और प्रीता झा की किताब ऑन देयर वॉच का इजरा दिल्ली के इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में अमल में आया। ये किताब 3SS कलेक्टिव ने सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज के इश्तिराक से शाये की है। सुरभि चोपड़ा और प्रीता झा के जरिए मुरत्तिब की गई इस किताब में 1983 के नीली फसाद, 84 के दिल्ली फसाद, 89 के भागलपुर में हुए फसाद और 2002 के गुजरात फसाद का एक मस्बत सर्वे किया गया है और तशद्दुद के वाकयात का तज्जिया किया गया है। इन फसादात की तफसील बयान करते हुए मुरत्तबीन ने बताया कि किस तरह इन फसादात के लिए काफी हद तक रियासत और रियासती मशीनरी जिम्मेदार थी। इस किताब में सरकारी रिकॉर्ड की बुनियाद पर वाकयात का तज्जिया किया गया है और ये तफसीलात RTI के जरिए हासिल की गई हैं। इस किताब के मुरत्तबीन ने ये आदादोशुमार हासिल करने के लिए 800 से ज्यादा RTI दरखास्तें सरकारी महकमों में डाली थी।
ये जो किताब निकाली गई है सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज में, सुरभि और प्रीता इनकी ऑथर्स है, उन्होंने नेल्ली मैसेकर को लेकर 84 जो एंटी सिख मैसेकर हुआ था, उसके बाद बम्बई का 92-93 में बाबरी मस्जिद का शहीद होने के बाद, और गुजरात को लेकर काफी डेटा स्टडी करके उन्होंने एफआईआर किस तरह दर्ज होती है, हुकूमतों का क्या रिस्पांस होता है मास वायलेंस के ऊपर ये पूरी किताब है। इस तरह का कानून होना चाहिए जिससे पब्लिक ऑफिशियल्स, पुलिस प्रशासन अकाउंटेबल हो। इसीलिए हम लोगों ने मुहिम चलाई थी साथ में मिलकर कि इस तरह का प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल वायलेंस एक कानून बने। हैदराबाद में आज हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा वनडे मैच खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया 2-0 से आगे है। फॉर्म में चल रही टीम इंडिया आज होने वाले मुकाबले को जीतकर सीरीज अपने नाम करने की पूरी कोशिश करेगी। कई अहम खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी के बावजूद टीम ने उम्दा मुजाहरा किया। टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाज बड़ा स्कोर कर चुके हैं। गुज़िश्ता मुकाबले में सेंचुरी बनाकर रायडू ने भी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए अपनी दावेदारी पेश कर दी है। गेंदबाजों ने भी शमी भुवनेश्वर की गैर मौजूदगी का पूरा फायदा उठाया। श्रीलंका के लिए आज का मुकाबला अहम है। सीरीज में बने रहने के लिए उसे ये मैच हर हाल में जीतना होगा। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का आज यौम पैदाइश है। वो 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए थे। इकबाल उर्दू और फारसी के आलमी शोहरत याफ्ता शायर तो थे ही, उन्हें एक अजीम मुफक्किर के तौर पर भी जाना जाता है। इकबाल के जज्बे हुब्बुल वतनी का इजहार उनके लिखे तराने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा से होता है। इस तराने ने उन्हें बरे सगीर में जिंदा जावेद बना दिया। उनकी शायरी मुल्क की गंगा जमनी तहजीब को भी सलाम करती है। इकबाल की शायरी का महूर आलम इस्लाम मुसलमान है। उनकी ज्यादातर शायरी मुसलमानों के लिए नसीहतों से लबरेज है, लेकिन वो दिगर अहले वतन के अकायद का भी पूरा एहतराम करते थे। श्री राम के बारे में इकबाल ने कहा था, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उनको इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल उर्दू जबान के सबसे बड़े शायर थे या नहीं, इस पर इत्तेफाक राय तो नहीं है, लेकिन कई बरसों से इकबाल के यौम पैदाइश यानी 9 नवंबर को आलमी यौम उर्दू के तौर पर मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में आज कई जगह प्रोग्रामों का इनेकाद भी किया जा रहा है। खूबसूरती और तहजीब को खुद में समेटे मेरठ की नाजरीन ने सादगी भरी नफासत की मंजिल पर नई इबारत लिख दी है। नाजरीन का इंतखाब वर्ल्ड मुस्लिमा अवार्ड के लिए हुआ है और अब वो इंडोनेशिया में होने वाले फाइनल राउंड के लिए जकार्ता जाने वाली हैं। पेश है ये खास रिपोर्ट। मेरठ की तंग गलियों में रहने वाले महमूद अली की बेटी नाजरीन पर आज पूरा शहर फख्र कर रहा है। करे भी क्यों नहीं, वो मेरठ की आबो हवा के बीच पल बढ़कर जकार्ता की सरजमीन पर हिंदुस्तान का नाम रोशन करने जा रही है। दरअसल नाजरीन का इंतखाब आलमी मुस्लिम कंपटीशन के लिए हो चुका है। उन्होंने ऑनलाइन कंपटीशन में शिरकत करके फाइनल मुकाबले में जगह बनाई। मुझे बहुत अच्छा लगा सर, हमारी जो बिटिया है हिंदुस्तान का नाम रोशन करने जा रही है। अल्लाह ताला इसको कामयाब करे, इससे हमारी भी और हिंदुस्तान की दोनों की इज्जत रह जाएगी। ये कामयाब रहे और हमें बहुत खुशी होगी। और सबसे बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि पार्टिसिपेट इंडिया की तरफ से मेरी बेटी कर रही है, मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। गौरतलब है कि जकार्ता में होने वाले फाइनल राउंड में कुरान और इस्लाम से मुताल्लिक सवालात किए जाएंगे और इन्हीं सवालों के जवाब की बुनियाद पर फातिह का इंतखाब किया जाएगा। ये शो है, मैंने इसमें ऑनलाइन पार्टिसिपेट करा। उसके बाद ऊपर वाले का करम है कि मैंने सब राउंड पार करे, इसमें वोटिंग हुई तो अब मैं इसमें फाइनलिस्ट हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा खुश महसूस कर रही हूँ और बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रही हूँ, क्योंकि जब मुझे पता चला कि मैं फर्स्ट कंटेस्टेंट हूँ जो इंडिया को फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो यही चीज मेरे अंदर एनर्जी का काम कर रही है कि ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं फर्स्ट कंटेस्टेंट हूँ, तो मेरे साथ ये रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ एक एनर्जी बूस्टर का काम कर रहा है। अगर नाजरीन ये मुकाबला जीत गयीं, तो कंपटीशन के मुंतजिमीन की जानिब से उनके तमाम अहले खाना को उम्रा कराया जाएगा। नाजरीन के वालिद को अपनी बेटी पर नाज है कि वो अपने साथ साथ हिंदुस्तान का भी नाम रोशन कर रही है। आलमी समय के लिए मेरठ से बिरजेश चौधरी। खबरनामे में वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे आलमी खबरें। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान। वक्फे के बाद आपका फिर खैर मकदम है। रुक करते हैं
वक्फे के बाद आपका एक बार फिर खैर मकदम है। रुख करते हैं आलमी खबरों का। चीन के सदर जी जिनपिंग ने राजधानी बीजिंग में पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ और अपने बांग्लादेशी हममनसब अब्दुल हमीद से मुलाकात की। ये लीडरान एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी एपिक की मीटिंग में शिरकत के लिए चीन आए हुए हैं। इस मीटिंग में नया फ्री ट्रेड जोन बनाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा ताकि एपिक में शामिल तमाम 21 ममालिक को माली फायदा हो सके। हालांकि माहिरीन का कहना है कि ये मीटिंग अमेरिका की इक्तिसादी पॉलिसियों से मुकाबला करने के लिए बुलाई गई है, क्योंकि अमेरिका भी इस खिते में फ्री ट्रेड जोन कायम करना चाहता है। इस जोन में चीन को शामिल न करके 12 दिगर ममालिक को शामिल किया गया है। अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने इराक में मजीद 1500 अमेरिकी फौजियों को तैनात करने की इजाजत दे दी है। ये फौजी दाइश के खिलाफ लड़ने वाले इराकी फौजियों को तरबियत देंगे। पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी रियर एडमिरल जॉन किर्बी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इसके लिए इराक में मुतअद्दिद तरबियती मराकज कायम किए जाएंगे, जहां 9 इराकी आर्मी ब्रिगेड और 3 कुर्दिश पेशमरगा ब्रिगेड्स को तरबियत दी जाएगी। इराक में इससे कबल सिर्फ 1400 अमेरिकी फौजी तैनात थे, लेकिन अब ये तादाद तकरीबन 2 गुना हो जाएगी। बरतानवी पुलिस ने दहशतगर्दाना हमला करने की साजिश के इल्जाम में लंदन से 4 नौजवानों को गिरफ्तार किया है। इनसे सेंट्रल लंदन के एक पुलिस स्टेशन में पूछगछ की जा रही है। लंदन पुलिस के एक अफसर ने बताया कि इन नौजवानों को एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की 3 टीमों ने एक मकान पर छापा मारकर बगैर कोई फायरिंग किए ही इन नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया। जनूबी सूडान में 2 मुतहरिब ग्रुपों ने बिला किसी शर्त जंगबंदी का ऐलान कर दिया है। ये इत्तला अफ्रीकन ग्रुप इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट के सालिस सियोम मेसेफिन ने इथियोपियाई राजधानी में जारी की। 2 रोजा बातचीत के बाद उन्होंने बताया कि अगर इन दोनों में से कोई भी ग्रुप जंगबंदी की खिलाफवर्जी करता है तो उसके असासे मुंजमद कर दिए जाएंगे और नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी जाएगी। इसराइल ने मशरकी यरूशलेम की सिक्योरिटी में मजीद इजाफा कर दिया। इसराइल ने मस्जिद अक्सा के अतराफ 1300 इजाफी पुलिस एहलकारों को तैनात कर दिया है। गुज़िश्ता रोज फिलिस्तीनी मज़ाहमतकारों और पुलिस के दरमियान हुए तसादुम के बाद यह कदम उठाया गया। जुमे से मस्जिद अक्सा के अतराफ भी पुलिस का सख्त पहरा है। मस्जिद अक्सा में जब से यहूदी ने इबादत करने की कोशिश की है, फिलिस्तीनियों में ये खौफ पैदा हो गया है कि वहीं कहीं इसराइल मस्जिद अक्सा के लिए कयाम ज़ाब्ता की खिलाफवर्जी का हुक्म न दे दे, जिस ज़ाब्ते के तहत मस्जिद में सिर्फ मुसलमानों को इबादत करने का हक हासिल है, जबकि यहूदी वहां सिर्फ जियारत कर सकते हैं। जुमे को फिलिस्तीनी मज़ाहमतकारों और पुलिस के बीच उस वक्त झड़प हुई जब 500 फिलिस्तीनी नौजवानों को मस्जिद अक्सा में नमाज के लिए जाने से रोक दिया गया। यमन में साबिक सदर और हौसी रहनुमाओं पर आलमी पाबंदी के खिलाफ हौसी जबरदस्त मुजाहरे कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन के साबिक सदर और हौसियों के 2 सीनियर रहनुमाओं पर पाबंदी आयद कर दी है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने साबिक सदर अली अब्दुल्ला साले और हौसी रहनुमाओं पर बदअमनी फैलाने का इल्जाम लगाया है। अली अब्दुल्ला पर इल्जाम है कि उन्होंने सना और दूसरे शहरों पर कब्जा करने में भी हौसी बागियों की मदद की। अब्दुल्ला साले 2012 में अपने खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों के बाद मुस्तफी हो गए थे, लेकिन वो दोबारा बरसरे इख्तिदार में आने की उम्मीद में हौसियों की हिमायत कर रहे हैं। यमनी रहनुमाओं पर पाबंदी की मंजूरी के लिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास बुलाया गया था। और अब बुलेटिन के इख्तिताम पर सुर्खियों पर एक नजर। आलमी समय हेडलाइंस प्रस्तुत करते हैं केश के द किंग ऑफ हेयर ऑयल। मोदी कैबिनेट की पहली तौसीह आज 20 नए वुज़रा ले सकते हैं हलफ। मुख्तार अब्बास नकवी हो सकते हैं मुस्लिम चेहरा। मुमकिना वुज़रा को 10 बजे मोदी देंगे चाय पार्टी। कैबिनेट तौसीह में शिवसेना के शामिल होने पर सस्पेंस बरकरार। देर रात तक चला मुलाकातों का दौर। महाराष्ट्र इशू को लेकर बीजेपी का रुख साफ देखना चाहते हैं उद्धव। दारुल उलूम देवबंद ने भी मोदी की सफाई मुहिम की तारीफ की। कहा इस्लाम में सफाई पर दिया गया है खास जोर। वेंकैया नायडू ने दारुल उलूम को लिखा था खत। हिंदुस्तान और श्रीलंका के दरमियान तीसरा एक रोजा मैच आज। हैदराबाद में खिलाड़ियों ने बहाया जमकर पसीना। सीरीज में 2-0 से आगे है टीम इंडिया। और अजीम शायर व मुफक्किर अल्लामा इकबाल का यौम पैदाइश आज। आलमी यौम उर्दू के तौर पर मनाया जाता है शार मशरक़ का यौम पैदाइश।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए आलमी समय।